अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश जो इंडिया का दोस्त था, very close to India, very close to the Prime Minister of India. वो आज इंडिया पर ही टैरिफ लगाता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त टैरिफ के फैसलों के बाद आज इसने इंडिया की कमर तोड़ दी है। लाखों महिलाओं की नौकरियां जाने वाली। इंडिया को रसिया और चाइना से हाथ मिलाना पड़ रहा है। रूस पिछले कई महीनों से भारत और चीन की दोस्ती करवाना चाहता है, पर यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। इन्होंने कुछ और कर रखा है इंडियन इकोनॉमी को खत्म करने के लिए। $100,000 a year for H-1B visas and all of the big companies. ये मोदी गवर्नमेंट को सीक्रेटली गिराना चाहते हैं और आज हम इसको समझने वाले हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत अप्रैल 2022 में होती है जब IMF $6 बिलियन का पैकेज होल्ड पर डाल देता है जो उसने पाकिस्तान को इशू किया था। अब IMF क्या है? IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली पूरी दुनिया के देशों को लोन देते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी ड्राइव हो सके, वो देश आगे जा सके। अब बेसिकली इसकी 191 कंट्री मेंबर हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? अमेरिका। IMF जो है, इन्होंने पाकिस्तान को 2019 में $6 बिलियन का फंड देने का मतलब लोन देने का वादा किया था और ये लगातार उनको दे रहे थे उसके पैसे। बट एकदम से 2022 में अप्रैल के महीने में उनका फंड जो है $6 बिलियन का जो लोन था इसको होल्ड पर डाल देते हैं। अब जैसे ये फंड होल्ड पर डाला जाता है, पाकिस्तान के अंदर सबकी कमर टूट जाती है, महंगाई एकदम आसमान छूने लग जाती है। 2022 के अंदर एकदम से पाकिस्तान के अंदर प्याज का रेट 370 रुपए किलो हो जाता है, शिमला मिर्च 600 रुपए किलो बिकने लग जाती है। प्याज तकरीबन जो है 650 से 700 मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि छोटी सी छोटी चीज जो बहुत जरूरत वाली है उनका प्राइस एकदम पीक में चला गया। अब ये वो समय था जब 2022 के समय इमरान खान की गवर्नमेंट थी। इनको पाकिस्तान बहुत बड़ा लीडर माना करती थी। ये बहुत बड़े क्रिकेटर तो बन ही चुके थे, लेकिन बहुत अच्छे लीडर भी थे। बट ये इस पॉइंट तक बस अच्छे लीडर थे क्योंकि जैसे ही महंगाई एकदम पीक में जाती है, लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हर जगह गवर्नमेंट के पुतले जलाए जाने लग जाते हैं। लोग कहने लग जाते हैं कि ये गवर्नमेंट बहुत खराब है, महंगाई एकदम पीक में चली गई है। अब जब ये प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो 3 दिन के अंदर मतलब कि 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस वोट के चलते गिर जाती है। अब ये नो कॉन्फिडेंस वोट क्या है? नो कॉन्फिडेंस वोट का मतलब होता है कि आप अपने पार्लियामेंट के अंदर अपनी पार्टी के वोट प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास पूरे कॉन्फिडेंस की सरकार ही नहीं है। आपकी पार्टी कोलिजन से बनी थी और बाकी पार्टी आपकी गवर्नमेंट को छोड़ना चाह रही है। अगर पाकिस्तान की हम इकोनॉमिक्स देखें तो पाकिस्तान के अंदर मिला जुलाकर 342 सीट है सेंट्रल के अंदर। इसका मतलब है जिसके पास भी 172 सीट रहेंगी वो गवर्नमेंट बना लेगा और इसीलिए इमरान खान की गवर्नमेंट बनी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि इमरान खान की पार्टी जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब कि PTI, इनको 116 सीट मिली थी इलेक्शन में। बाद में छोटी छोटी पार्टी इनसे मिल गई थी, इन्होंने 172 सीट का मार्जिन क्रॉस किया था और इनकी गवर्नमेंट बन गई थी। इमरान खान यहाँ के PM थे। बट एकदम से महंगाई पीक में गई, सब लोग प्रोटेस्ट करने लगे, इनकी गवर्नमेंट गिर गई। पार्लियामेंट के अंदर जितने भी इनके समर्थक थे सबने अपनी सीट खींच ली और ये हट गए PM से। Prime Minister Imran Khan, the Pakistan Prime Minister, is now battling for survival with the opposition tabling that no confidence motion. सबको देखने में यही लग रहा था कि महंगाई पीक में गई, लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। नो कॉन्फिडेंस वोट के चक्कर से गवर्नमेंट गिरनी ही थी। कोलिजन वाली गवर्नमेंट थी तो गिर गई, सबको लगा नॉर्मल है तो गवर्नमेंट इनकी गिरनी ही थी। बट एक्चुअली में बाद में इमरान खान कहते हैं कि गवर्नमेंट गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है, अमेरिका ने पूरा खेल खेला है। एक्चुअली में जब इमरान खान यहाँ के PM थे तो एक कई बार चाइना विजिट किए थे, चाइना को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। इवन इमरान खान ने चाइना के साथ काफी सारे प्रोजेक्ट साइन किए थे और ये चाइना को डिफेंड भी करते थे इंटरनेशनल लेवल पर। इमरान खान ने चाइना के साथ CPEC मतलब कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट साइन किया था, जो पाकिस्तान और चाइना के बीच 3000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाला था। अब यहाँ से पाकिस्तान मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना के साथ करने वाला था और अगर ये हो जाता तो अमेरिका की जितनी भी डील थी पाकिस्तान के साथ वो टूट जाती। एंड ये सारी चीज जैसे ही अमेरिका के डिप्लोमेट डोनाल्ड लू को पता लगती है, ये पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर से मिलते हैं और इसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट 3 दिन के अंदर गिर जाती है। अब ये डोनाल्ड लू कौन है जो पाकिस्तान आके गवर्नमेंट गिरा गए 3 दिन के अंदर? अब देखिए, डोनाल्ड लू जो है अमेरिका गवर्नमेंट के डिप्लोमेट है, मतलब ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन, वहां से ट्रेड हो, डील हो, एग्रीमेंट हो, सब देखते हैं। एंड बेसिकली अमेरिका के अंदर बैठ के बाकी देशों के रिलेशन वगैरह देखते हैं कि रिलेशन बिगड़ तो नहीं रहे हैं, ट्रेड वगैरह अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अमेरिका के साथ। अब इन्होंने जैसे ही देखा कि अमेरिका से पाकिस्तान निकल रहा है, पाकिस्तान चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, तो ये पाकिस्तान जाते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट गिर जाती है। अब ये सारी चीजें जब इमरान खान बताते हैं और ये बोलते हैं ये सारी चीजें डोनाल्ड लू ने मिलकर की हैं, अमेरिका ने किया है,
तो सब लोगों को लगता है भाई ये क्या है, और डोनाल्ड लू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। डोनाल्ड लू ने बोला कि मैं पाकिस्तान के अंदर आके उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में क्यों फालतू का हाथ डालूंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बट बाद में सबको एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें दिख जाता है कि डोनाल्ड लू पाकिस्तान भी आए, वहां के एम्बेसडर से भी ये मिले हैं। इसके बाद सबको समझ में आता है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई, प्रोटेस्ट होने लगी, गवर्नमेंट इसके कारण गिर गई। बट एक्चुअली में कारण यही था कि डोनाल्ड लू यहाँ आए थे और गवर्नमेंट गिरा गए थे। सबसे पहले तो अमेरिका ने ही IMF को बोला कि आप फंड होल्ड में डाल दो तो महंगाई बढ़ जाए। इस तरीके से अमेरिका ने पूरी प्लानिंग बनाई और इसके बाद ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिरा देते हैं। बाद में पाकिस्तान में जो लीड में आते हैं वो अमेरिका के साथ ही डील करने लग जाते हैं। अब देखिए इस इंसिडेंस को 2 साल बस हुए थे और इसके बाद 2024 में क्या होता है कि बांग्लादेश की PM शेख हसीना क्या करती है कि रिलेशन बनाने लग जाती है चाइना के साथ। चाइना जो है बांग्लादेश का मेजर इन्वेस्टर बन जाता है, ये काफी ज्यादा बांग्लादेश में विजिट वगैरह करते हैं और बांग्लादेश चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। चाइना बांग्लादेश ने BRI मतलब कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी साइन किया था, जहां वो बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाले थे। मतलब कि पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश भी अब अमेरिका से दूर हो रहा था, ये चाइना के साथ सारे प्रोजेक्ट साइन कर रहे थे और चाइना के साथ ये डील करने वाले थे, ट्रेड करने वाले थे। अब जैसे ये सारी चीजें होती हैं इसके कुछ समय बाद ही बांग्लादेश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। लोग कहने लग जाते हैं कि बांग्लादेश की शेख हसीना जो PM है करप्ट है। हालांकि प्रोटेस्ट करके बस गवर्नमेंट तो गिराई जा नहीं सकती और यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस वोट का भी चक्कर नहीं था क्योंकि शेख हसीना के पास 75% की मेजोरिटी थी। इसका मतलब शेख हसीना की गवर्नमेंट यहाँ इजीली नहीं गिर पाती। अमेरिका को पता लग गया था और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कोटा का खेल खेला। कौन सा कोटा, कैसा कोटा, कैसे कोटे के चक्कर से यहाँ की PM जिसके पास 75% मेजोरिटी थी, इनकी गवर्नमेंट भी गिर गई। देखिए कोटा का पूरा चक्कर 1971 में आया जब बांग्लादेश के जो PM थे शेख हसीना के फादर थे शेख मुजीबुर रहमान जिनका नाम था। एंड एक्चुअली में बात क्या थी कि इन्होंने एक कोटा रखा था कि जितनी भी बांग्लादेश के अंदर सिविल सर्विसेज की जॉब होगी उसके अंदर 30% रिजर्व कोटा रहेगा मुक्ति वाहिनी के लिए। और सवाल यही है कि अब ये मुक्ति वाहिनी क्या है, इनके लिए कोटा रिजर्व क्यों रखा गया। देखिए बात क्या है कि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान माना जाता था, मतलब ये ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था और एक वेस्ट पाकिस्तान था जो पाकिस्तान है। तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से बहुत जला करते थे और एक बार क्या होता है कि 1971 का जब टाइम आता है तो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से इलेक्शन जीत जाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद इनको PM बनाया जाना था। अब जो ये वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे ईस्ट पाकिस्तान से जलते थे, इन्होंने मना कर दिया कि हम शेख मुजीबुर रहमान को PM बनाएंगे ही नहीं। तो शेख मुजीबुर रहमान अब कहते हैं कि भाई मैंने मेजोरिटी जीता है, इलेक्शन जीता है, इसके बाद भी मुझे PM नहीं बनाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और इसके बाद 1971 में ही वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है और ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश बन जाता है। अब ईस्ट पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी जो इन्होंने जीती थी, इसमें सपोर्ट किया था इनको मुक्ति वाहिनी सेना ने जो प्रो इंडियन थे। और ये मुक्ति वाहिनी सेना ने इतना सपोर्ट किया था कि मुजीबुर रहमान बहुत ज्यादा खुश थे इनसे। बाद में जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश आजाद हुआ, पूरे लॉ आए, तो इसमें मुजीबुर रहमान ने ये भी बोला कि भाई मुक्ति वाहिनी के लिए 30% कोटा रिजर्व रहेगा। और इसी कोटे के चक्कर से कई बार बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुए हैं, लेकिन जब से शेख हसीना आई थी सब कुछ स्टेबल हो गया था, बांग्लादेश की गवर्नमेंट अच्छे से चल रही थी। बट एकदम से जैसे ही बांग्लादेश की शेख हसीना प्रो चाइना बनती है, ये चाइना से हाथ मिलाने लग जाती है, इधर से अमेरिका खेल खेलता है और शेख हसीना की गवर्नमेंट कोटा के चलते गिर जाती है और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके चलते फिर से गवर्नमेंट गिरेगी। बाद में शेख हसीना भग के इंडिया आ जाती है। शेख हसीना इंडिया की यही बोलती है कि ये पूरा करा धरा है, अमेरिका का है, अमेरिका ने ही किया है। एंड बाद में सबको पता लगता है कि अमेरिका के डिप्लोमेट डोनाल्ड लू एक्चुअली में बांग्लादेश भी गए हुए थे और इसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट गिर गई। मतलब इन्होंने पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिराई और इसके बाद बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरा दी अमेरिका ने। अब देखिए होता क्या कि 2 साल के अंदर 2 देश की गवर्नमेंट गिर गई थी जो काफी अच्छे से चल रही थी। तो सब लोग कहते हैं भाई ये हो क्या रहा है, डोनाल्ड लू कैसा कर रहे हैं, हर देश में जा रहे हैं, गवर्नमेंट गिराते जा रहे हैं। और लोग यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करते हैं जो भी बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर थे। बाद में जब ये पता लगाते हैं तो इनको पता लगता है कि डोनाल्ड लू तो मोहरे हैं क्योंकि वो डिप्लोमेट है, उनको आदेश दिया जाता है और वो वही चीज करते हैं। बट इनको जो आदेश देता है वो है डीप स्टेट। अब ये डीप स्टेट क्या है, डीप स्टेट करता क्या है और कैसे डीप स्टेट ने गवर्नमेंट गिराई 2 देश की, आइए इसको समझते हैं। एक्चुअली में डीप स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के लिए बनाई गई है, अमेरिका के लिए काम करती है और सारे देशों पर ये नजर रखते हैं। जो भी देश अमेरिका से दूर जाता है, चाहे किसी भी वाइज हो, अगर वो अमेरिका से दूर जा रहे हैं तो डीप स्टेट उनको क्लोज लाती है
अब क्लोज लाने के लिए वो गवर्नमेंट गिराते हैं, नई गवर्नमेंट आती है और नई गवर्नमेंट अमेरिका के क्लोज आ जाती है। तो इसका मतलब ये सब डीप स्टेट ने किया है, जो लगातार ऐसा करते आ रहे हैं। ये दो बस नहीं, इसके पहले भी डीप स्टेट ने कई बार ऐसा किया है। 2022 में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान जो था ये प्रो चाइना हो रहा था, चाइना के क्लोज जा रहे थे। यहाँ पे गवर्नमेंट गिरी और नई गवर्नमेंट जब आती है तो ये अमेरिका के क्लोज चले आते हैं। 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना चाइना के क्लोज जा रही थी, यहाँ की गवर्नमेंट गिरी और ये भी अमेरिका के क्लोज चले गए जो नई गवर्नमेंट बनी। अब जब ये सारी चीजें सामने आती हैं तो सब लोग कहते हैं भाई डीप स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डीप स्टेट जो है ये सिर्फ एक ऐसा ही बना दिया गया है, इमेजिनेशन है। बट जो लोग कह रहे थे कि इमेजिनेशन है वो भी मानने को तैयार नहीं थे कि ये इमेजिनेशन हो सकती है, क्योंकि डीप स्टेट ने इसके पहले भी कई गवर्नमेंट गिरा रखी है। The deep state, the ties to Burma, the underworld. डीप स्टेट को फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बाइडेन हो या फिर कोई और हो। डीप स्टेट को इससे मतलब है कि अमेरिका सबसे स्ट्रांग रहे, सब उसके करीब रहे। डीप स्टेट जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट से ही बड़ा है। कोई भी प्रेसिडेंट हो, अगर कोई भी देश अमेरिका से दूर जाएगा तो वो उसकी गवर्नमेंट गिरा देता है। और इन सब की शुरुआत 1953 से ही हो गई थी। देखिए 1953 में क्या हुआ था कि ईरान के जो पीएम थे चाहते थे कि इनका ऑयल जो है वो नेशनलाइज हो। अब इस समय ईरान के ऑयल में ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल था और ब्रिटिशर्स जो थे चाहते थे कि वो हमको ही ऑयल देते रहे, ये नेशनलाइज वगैरह ना हो। बट ईरान के पीएम ने कहा कि हमारा ऑयल है, हम इंडिपेंडेंट है और हम अपना ऑयल जो है ये पूरे में देंगे, नेशनलाइज करेंगे। जब इन्होंने ऐसा कुछ बोला तो ब्रिटिशर्स जो थे मिलते हैं अमेरिका से और अमेरिका का डीप स्टेट रोल पर आता है। एंड डीप स्टेट जैसी रोल में आता है ईरान के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। बाद में क्या होता है, लोगों ने जिसको इलेक्ट करके ईरान का पीएम बनाया था वही लोग पीएम को अरेस्ट करवा देते हैं और ईरान की गवर्नमेंट गिर जाती है। और बाद में जब ईरान का नया पीएम आता है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो ब्रिटिशर्स का ही साथ देता है। इस समय लोगों को यही लगा था कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इसलिए गवर्नमेंट गिर गई है, इसमें कोई भी हाथ अमेरिका का या किसी और का हो ही नहीं सकता है। बट बाद में इसके 60 साल बाद CIA जो कि हमेशा साथ देता है डीप स्टेट का, ये भी एक हिस्सा ही है। CIA ने बताया कि सारी चीजें ईरान के अंदर हमने कराई थी, वहां की गवर्नमेंट हमने ही गिराई ताकि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही यहाँ का पूरा ऑयल रह सके। तो इन्होंने 60 साल बाद यहाँ पे कबूल दिया कि हमने यहाँ पे ऐसा किया था। इसका मतलब अगर 60 साल बाद ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की और बांग्लादेश की सरकार गिराई थी तो किसी को भी कोई शौक नहीं होगा। लोग अभी मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका का रोल कैसा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसे ही अमेरिका ने वहां की गवर्नमेंट गिराई थी और बाद में अभी यहाँ की भी गिराई है और 60 साल बाद ये यहाँ भी कबूल सकते हैं कि हमने किया था। ये तो पहली घटना थी। इसके बाद सेकेंड घटना मिलती है 1981 के दौरान। देखिए 1981 में क्या होता है कि इक्वाडोर के प्रेसिडेंट को हाईवेज और पावर प्लांट बनाने के लिए लोन चाहिए था और अमेरिका चाहता था कि लोन वो हमसे ले लें। बट होता क्या है कि इक्वाडोर के प्रेसिडेंट मना कर देते कि हम अमेरिका से लोन नहीं लेंगे, हम चाइना से लोन लेंगे। और दिक्कतें बढ़ जाती हैं इक्वाडोर के प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि जैसे ही वो मना करते हैं इसके सेकेंड डे इनका प्लान क्रैश होता है और इनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ होने के बाद नया प्रेसिडेंट बनता है और नया प्रेसिडेंट अमेरिका से ही लोन लेता है। ये तो 1990s की बात है। इसके बाद सबसे बड़ा मामला 2013 में देखने को मिला। देखिए 2013 में क्या होता है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर थे, ये क्या करते हैं कि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन करने से मना कर देते हैं। अब देखिए इस एग्रीमेंट के अंदर क्या था कि यूक्रेन के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या किसी भी चीज का हो, उसमें साथ देगा अमेरिका। मतलब इस एग्रीमेंट से यूक्रेन और अमेरिका काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड बन जाते, ये दोनों बहुत पास आ जाते। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया साइन करने से और यहाँ से अमेरिका इनसे दूर जाने लगा। और बाद में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम जो है ये सारे डील ये करेंगे रसिया से, क्योंकि रसिया उनके काफी क्लोज है और उनको वहां ज्यादा फायदा हो रहा है। अमेरिका को जैसे ही पता लगा कि यूक्रेन उनसे दूर हो रहा है, रसिया के पास जा रहा है, डीप स्टेट एक बार फिर से रोल पर आया। इस बार यूक्रेन के अंदर प्रोटेस्ट होने लग गए, लोग जो थे रोड पर आ गए और लोग कहने लग गए कि आप एग्रीमेंट साइन करो अमेरिका के साथ। अब आप सोचिए कि लोगों को क्या लेना देना है, कोई देश है वो अमेरिका से साइन करे या रसिया से साइन करे, अगर देश डेवलप हो रहा है तो लोगों को क्या मतलब। बट लोग आगे कह रहे थे कि आप अमेरिका के साथ डील साइन करो। इसका मतलब साफ था कि अमेरिका ने करवाया था, CIA ने कराया था। अमेरिका को लगा था कि अगर लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो यूक्रेन जो है ये साइन कर लेगा अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट और इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। बट दिक्कत ये होती है कि इसके बाद भी ये साइन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि पुलिस को भेज देते हैं वहां पे जहां पे भीड़ इकट्ठा होती है, प्रोटेस्ट करती है। और इसके बाद दिक्कतें बढ़ जाती है क्योंकि पुलिस के बीच में, सिविलियंस के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और पुलिस जो है ओपन फायरिंग कर देती है। 108 लोग मर जाते हैं यूक्रेन के अंदर। बाद में पुलिस वालों को ही मारने लग जाते हैं और 2 दिन के अंदर यहाँ भी गवर्नमेंट गिर जाती है। कमाल तो जब होता है जब जो नई गवर्नमेंट आती है वो आते ही साथ सबसे पहले साइन करती है अमेरिका के साथ उनकी डील। इसके ही बाद 2022 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिरी और इसके बाद 2024 में बांग्लादेश की और इसके बाद 2025 में नेपाल की। आपको लग रहा होगा ठीक है डीप स्टेट है, ये गवर्नमेंट गिराता जा रहा है, ये फर्स्ट से चला आ रहा है, 100 साल से चला आ रहा है, जो भी अमेरिका से दूर गया है उसकी गवर्नमेंट गिरी है।
बट इससे हमें क्या लेना देना, इंडिया से क्या मतलब है, इंडिया की गवर्नमेंट इससे कहां गिर रही है। देखिए दिक्कत वाली बात क्या है कि 2024 में डोनाल्ड लू हैं, ये बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिर गई और बांग्लादेश के जस्ट बाद काफी सारे अमेरिका के डिप्लोमेट जो थे ये आते हैं इंडिया। अब ये इंडिया आके मोदी से नहीं मिलते हैं बल्कि अपोजिशन से मिलते हैं, लगातार उनके साथ ये मीटिंग करते हैं। वेल हर देश में तो एक डिप्लोमेट जाता था क्योंकि ये छोटे छोटे देश थे, लेकिन इंडिया बड़ा देश है तो ज्यादा डिप्लोमेट आए, ज्यादा बड़ी प्लानिंग करने के लिए। बट आपको लग रहा होगा 2024 में तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन अच्छे थे। Very close to India, very close to the Prime Minister of India. देखिए बात क्या है कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन काफी अच्छे थे, लेकिन तब थे जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आए थे और उसी समय मोदी थे, मतलब 2019 के अराउंड। तो क्या कि 2020 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप गिर गए, जो बाइडेन आ गए। अब यहाँ से ही दिक्कतें बढ़ती हैं। देखिए किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है दूसरे देश से जो है रिलेशन बनाती है और ये ऐसे रिलेशन बनाते हैं कि वहां की गवर्नमेंट बदलती भी रहे तो रिलेशन बने रहे। बट मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये डोनाल्ड ट्रंप से इतने अच्छे रिलेशन बना लेते हैं 2019 के टाइम की जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट गिरी, जो बाइडेन आए, तो यहाँ पे सारे इंडिया अमेरिका के ट्रेड वगैरह हो रहे थे, एग्रीमेंट हो रहे थे, लेकिन जो बाइडेन और मोदी अच्छे फ्रेंड नहीं थे। एंड जो बाइडेन मोदी जब अच्छे फ्रेंड नहीं थे तो अमेरिका की डीप स्टेट ने देखा कि एक समय इंडिया अमेरिका से दूर चला ही जाएगा ऐसे तो, और इसलिए 2024 के अराउंड जब जो बाइडेन की ही गवर्नमेंट थी अमेरिका के अंदर, यहाँ पे ही अमेरिका के डिप्लोमेट इंडिया आए। बाद में इंडिया के अंदर यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और ये बहुत पीक लेवल पर जाते हैं। अब इसके कुछ समय बाद क्या होता है कि फार्मर प्रोटेस्ट के जो लीडर थे इनको अमेरिकन एम्बेसी बुलाती है चाय पिलाने के लिए। अब सोचिए आपकी अमेरिकन एम्बेसी इनको क्यों बुला रही है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था पर ऐसा होता है पहली बार। हालांकि इसके बाद क्या हुआ कि 2025 का जब समय आया तो ट्रंप एक बार फिर से पावर में आ गए। ट्रंप जब पावर में आए मोदी ने उनको बधाई दी और एक बार फिर से इंडिया अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। जैसे रिलेशन अच्छे होते हैं इंडिया के अंदर चीजें भी अच्छी होने लग जाती हैं, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से प्रॉब्लम होती है। ट्रंप के साथ मोदी की बनती नहीं है और धीरे धीरे करके ट्रंप और मोदी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बाद में ट्रंप ने इंडिया के ऊपर ही 50% टैरिफ लगा दिया और इंडिया जो है ये चाइना और रसिया से हाथ मिलाना पड़ता है इसको। अब देखिए इंडिया अमेरिका की पहले भी इतनी नहीं बन रही थी, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है कि इस बार इतना बस नहीं है कि इन दोनों की बन नहीं रही है। इस बार बात क्या है कि दोनों की बन नहीं रही है, टैरिफ वॉर तो चल ही रहा है, साथ में इंडिया जो है चाइना रसिया से हाथ मिला चुका है। पास्ट में जितने भी देश हैं जिन्होंने भी अमेरिका से दुश्मनी की है, चाइना रसिया से हाथ मिलाया है, उस देश की गवर्नमेंट गिर गई है कुछ ही समय के अंदर। एंड ऐसा भी हुआ है कि अमेरिका से अगर आप दुश्मन भी बन गए तो भी आपकी गवर्नमेंट नहीं गिरी, लेकिन जब भी आप पास में गए हैं रसिया और चाइना के तब तो आपकी गवर्नमेंट गिरी गई है। रिसेंट मामला हमने अभी देखा 1 महीने पहले जब नेपाल के अंदर ही गवर्नमेंट गिर जाती है नेपाल की। हाँ आपको लग रहा होगा नेपाल के अंदर जैन जी ने गवर्नमेंट गिराई है, जैन जी ने पूरा प्रोटेस्ट किया है, यहाँ पे कहाँ अमेरिका का रोल आ गया। बट देखिए नेपाल की गवर्नमेंट प्रो चाइना थी, प्रो अमेरिका नहीं थे। इसके बाद भी अमेरिका कुछ नहीं कर रहा था, बट नेपाल की गवर्नमेंट ने जब अमेरिका के सारे ऐप बैन कर दिए और इसके बाद भी चाइना का टिकटॉक बैन नहीं किए, तब अमेरिका को लगा कि यार अब नेपाल हाथ से निकल चुका है, ये चाइना के क्लोज चले गए हैं, हमसे काफी दूर चले गए हैं, और इसके बाद नेपाल की गवर्नमेंट गिरी। हालांकि अभी भी आपको लग रहा होगा कि इसमें तो जैन जी ने ही प्रोटेस्ट किया, इसमें कहाँ चाइना का हाथ था। तो देखिए जैन जी का जो ये प्रोटेस्ट है सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, इसकी जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये हामी नेपाल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया। हामी नेपाल, नेपाल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं और कहते हैं कि ये डिक्टेटर है, इन्होंने ऐप बैन कर दिए हैं, इस गवर्नमेंट को गिराओ। लेकिन ये हामी नेपाल क्या है? हामी नेपाल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको फंड मिला ये करने के लिए। एंड जब मैंने इसकी रिसर्च की कि इसको फंड किसने दिया, इसको फंड किसने दिया कि आप जाके प्रोटेस्ट करने लग जाओ, आपको हम पैसे दे रहे हैं और लोगों को जोड़ो, तो बाद में पता लगा कि इनको फंड करने वाले डोनाल्ड लू थे जो नेपाल गए थे 2025 की स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब डोनाल्ड लू यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी अमेरिका कनेक्टेड है। इसके बाद ही हामी नेपाल ने यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। बाद में यहाँ पे नेचुरल जो इनके नॉर्मल जैनजी थे ये भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे करप्शन तो पीक में था ही, डिक्टेटर से पीक में थी, तो यहाँ की गवर्नमेंट गिर गई। हालांकि हर जगह करप्शन वगैरह पीक में रहता है, नेपोटिज्म पीक में रहता है, लेकिन गवर्नमेंट तभी गिरती है जब अमेरिका रोल पे आता है इनडायरेक्टली। चाहे 1953 में ईरान का आप मामला ले लो, वहां पे भी गवर्नमेंट गिरती है, नई गवर्नमेंट आती है, वो अमेरिका का साथ देने लग जाती है। 1981 में भी इक्वाडोर के अंदर जब इनका प्रेसिडेंट जो है एग्रीमेंट साइन नहीं करता है, दूसरे जगह जाने लगता है, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट गिरती है, इनका प्रेसिडेंट ही मर जाता है, नया प्रेसिडेंट आता है, ये सीधे हाथ मिला लेता है अमेरिका से और ये सब चीजें साइन कर लेता है। 2013 का मामला आप ले लो, 2013 में यूक्रेन के अंदर गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मानती है, चाइना रसिया से हाथ मिलाते हैं, ये गवर्नमेंट भी गिरती है, नई गवर्नमेंट आती है, ये भी अमेरिका से हाथ मिला लेते हैं। 2022 में सेम चीज पाकिस्तान के साथ हुई, यहाँ पे भी गवर्नमेंट गिरती है। 2024 में यही चीज होती है बांग्लादेश के साथ और 2025 में नेपाल के साथ। अभी नेपाल में भी जो नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने सारे ऐप जो है अनबैन कर दिए, अमेरिका एक बार फिर से रूल पर आ गया है नेपाल के अंदर।
तो अभी इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात ये है कि इंडिया जो है ट्रंप की भी दुश्मन बन चुकी है और ये रसिया चाइना से भी हाथ मिलाते जा रहे हैं। और आज डीप स्टेट शायद यही चाहता है कि इंडिया के अंदर भी हमें गवर्नमेंट गिराना है, नई गवर्नमेंट लाना है जो प्रो अमेरिका होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इंडिया की अमेरिका से दूर जाती जा रही है और रसिया चाइना के क्लोज जाती जा रही है। हालांकि ये किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से यही लग रहा है कि अमेरिका एक्चुअली में इंडिया की गवर्नमेंट गिराना चाहता है। आज के समय में जब मीडिया बिक चुकी है, सोशल मीडिया में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, तब किसी भी तरीके से गवर्नमेंट गिराई जा सकती है। शायद यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन काम ना आए, कोटा वाला काम ना आए तो कुछ और काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट तो गिराई जा सकती है क्योंकि लोगों को मैनिपुलेट करना आसान हो गया है। वैसे किस तरीके से अगले 2 महीने के अंदर मोदी गवर्नमेंट गिरेगी, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मिलें किसी अगली वीडियो में। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो जरूर से बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।